Hello students, I'm Kamlesh and in this video we are going to discuss the greatest author of this language, मिस्टर विलियम शेक्सपियर। सो इस वीडियो में हम विलियम शेक्सपियर को बहुत डिटेल में स्टडी करेंगे। सबसे पहले विलियम शेक्सपियर का लाइफ स्पैन क्या है, 1564 से लेके 1616 तक। अब देखो एग्जैक्ट इनका डेट नहीं पता, डेट ऑफ बर्थ क्या था। बैप्टाइज्ड यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे हमारे यहाँ होता है ना कि बच्चे का नामकरण किया जाता है तो उसको बैप्टाइजेशन बोलते हैं। तो वो जैसे उस टाइम पे चर्च में होता था, ठीक है, तो उसका बकायदा एक रिकॉर्ड बनता था कि आज के दिन ये बच्चे का नामकरण हुआ है। तो इनका जो नामकरण था वो 26 अप्रैल 1564 को हुआ था। बैप्टाइज्ड हुए थे ये इस दिन। तो ये मतलब गेस लगाया जाता कि हो सकता है कि ये इससे 3 या 4 दिन पहले पैदा हुए हों, ठीक है। इंग्लिश प्लेराइट, पोइट थे, एक्टर थे, क्योंकि इन्होंने एक्टिंग भी की थी, खुद की इन्होंने एक्टिंग कंपनी बनाई थी। तो वो आज तक के हमारे इंग्लिश लैंग्वेज के सबसे ग्रेटेस्ट राइटर हुए हैं मिस्टर विलियम शेक्सपियर। सबसे ग्रेटेस्ट राइटर, सबसे ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट। इनको नेशनल पोइट भी कहा जाता है इंग्लैंड का और बार्ड ऑफ एवन भी कहा जाता है। बार्ड मीन्स, देखिए सिंपली वन पॉइंट इज बिकॉज ही इज कंसिडर्ड टू बी द ग्रेटेस्ट पोइट दैट एवर लिव्ड सिंस दैट टाइम। मतलब अपने टाइम का या आज तक का वो सबसे ग्रेटेस्ट ऑथर हैं। और बार्ड क्या होता है, पोइट ही होता है, बट ट्रैवलिंग पोइट कह सकते हैं आप। जैसे कि हम मिडिल एजेस में भी इस बात को काफ़ी हम डिस्कस कर चुके हैं कि पहले के टाइम पे क्या ट्रेंड होता था लिटरेचर को ट्रांसमिट करने का, कि ऑरली कहानियाँ सुनाई जाती थी, या जो स्टोरी टेलर्स हैं या पोइट हैं वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते थे, ट्रैवल करते रहते थे और अपना लिटरेचर ट्रांसमिट करते रहते थे। मतलब एक जगह से दूसरी जगह उसे पहुंचाते रहते थे। तो यही माध्यम था लिटरेचर को ट्रांसमिट करने का। तो बार्ड इसलिए वर्ड यूज़ किया है ट्रैवलिंग पोइट के लिए। और एवन इस जगह पे वो पैदा हुए थे। वो कौन सा सिटी थी या कौन सा प्लेस था जहाँ पे वो पैदा हुए थे, स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन ये जगह थी जो उनका बर्थ प्लेस था, इसलिए उनको बार्ड ऑफ एवन कहा जाता है। इस एक्सटेंट वर्क्स, मतलब जो आज भी जो एग्जिस्टेंस में हैं, जो वर्क्स हमारे पास हैं उसके, उनमें कई सारी कोलैबोरेशंस भी हैं, कई ऑथर्स के साथ मिल के भी उन्होंने लिखा है। उसमें 39 प्लेज हैं, 154 सोनेट्स हैं, 3 लॉन्ग नैरेटिव पोइम्स हैं और कुछ एक आध वर्सेस भी हैं, जिनका कुछ की ऑथरशिप के बारे में हम श्योर नहीं है कि वो विलियम शेक्सपियर ने ही लिखा है या किसी और ने लिखा है, ठीक है। उनकी मतलब वो इतने फेमस हुए हैं कि उनके सारे प्लेस को लगभग हर एक लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया है और हर एक लैंग्वेज में उनको परफॉर्म किया गया है। किसी भी दूसरे प्ले राइट की से अगर उनका कंपैरिजन किया जाए तो मिस्टर विलियम शेक्सपियर के प्लेस को सबसे ज़्यादा भाषाओं में सबसे ज़्यादा बार ट्रांसलेट किया गया है और सबसे ज़्यादा इनके प्लेस को परफॉर्म किया गया है। आज तक इनको स्टडी किया जा रहा है और इनको इंटरप्रेट किया जा रहा है, री इंटरप्रेट किया जा रहा है। मतलब आज तक इनके प्लेस की स्टडी चल रही है। इवन आज का जो रीडर है या आज का जो क्रिटिक है वो भी विलियम शेक्सपियर का क्रिटिकल एनालिसिस कर रहा है। दिस इज़ एपरेंट और दिस इज़ एविडेंट कि वो कितने इम्पॉर्टेंट ऑथर रहे हैं, ठीक है। सो ये इंग्लिश पोइट थे, प्ले राइट थे, जिनको आज तक का ग्रेटेस्ट सबसे माना जाता है। वो सबसे मोस्ट फेमस प्ले राइट हैं वर्ल्ड में और सबसे ज़्यादा, देखिए, ओवर 50 लैंग्वेजेस, मतलब 50 से ज़्यादा भाषाओं में उनके प्लेस को ट्रांसलेट किया गया है दूसरी भाषाओं में, ठीक है। और पूरे ऑल ओवर द ग्लोब, ऑल ओवर द वर्ल्ड उनके जो प्लेस हैं उनको परफॉर्म किया जाता था, क्योंकि उस टाइम पे क्या था, थिएटर्स होते थे तो प्लेस की लाइव परफॉर्मेंस होती थी। तो इसीलिए इनको बार्ड या बार्ड ऑफ एवन भी कहा जाता है। इन्होंने अपना एक एक्टिंग कंपनी, अपना एक थिएटर भी शुरू किया था, ग्लोब थिएटर, और उनकी खुद की एक्टिंग कंपनी भी थी। ये हिस्टोरिकल थिएटर है और इस थिएटर में मतलब सारी की सारी कंपनीज विजिट करती थी अपने प्लेस को परफॉर्म करने के लिए। तो ये थिएटर जो है वो किसने इस्टेब्लिश किया था, विलियम शेक्सपियर ने। इन्होंने ट्रेजेडी भी लिखी है, कॉमेडी भी लिखी है, हिस्टोरिकल वर्क्स भी लिखे हैं, पोइट्री और प्रोज दोनों में लिखा है उन्होंने, ठीक है। हालांकि ये एक प्ले राइट के रूप में ज़्यादा फेमस हैं,
लेकिन इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। मतलब पर्सनल लाइफ के हमारे पास इनके ज़्यादा कोई प्रूफ नहीं है कि कैसी लाइफ थी कैसी नहीं थी, क्योंकि उस टाइम के जानने का सबसे ज़्यादा तरीका क्या था कि लोग जो हैं वो लेटर्स लिखते थे। ये चीज़ हम मिडिल एजेस में भी हम स्टडी कर चुके हैं कि उस टाइम के सराउंडिंग्स को, बैकग्राउंड को, इन्वायरमेंट को जानने का हमारे पास क्या रिसोर्स हैं, वो जो लेटर्स लोग एक दूसरे को लिखते थे, एक दूसरे के रिलेटिव्स को, फैमिली मेम्बर्स को, फ्रेंड्स को लिखते थे, तो उन्हीं के ज़रिए ही उस टाइम के लाइफस्टाइल का हमें पता चलता है। तो विलियम शेक्सपियर से रिलेटेड हमारे पास कोई ऐसे लेटर्स या डायरीज़ नहीं है जिससे कि हमें उनके पर्सनल लाइफ के बारे में ज़्यादा जानकारी मिल सके। तो ही इज़ अ फिगर बोथ ऑफ मैग्निफिसेंट जीनियस एंड मिस्ट्री। मतलब जीनियस तो वो ऑब्वियसली थे, वो एक लेजेंड थे अपने आप में इंग्लिश लिटरेचर के, और मिस्ट्री बनी हुई है उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में हमें ज़्यादा नहीं पता है। तो इसी की वजह से कई सारी इंटरप्रिटेशंस होती रहती हैं उनकी लाइफ को लेके, और क्योंकि किस तरह से वो एक कॉमनर से एक लेजेंड बने, मतलब वो एक कॉमन आदमी थे, एक मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुए, और क्या उनकी ज़िंदगी का सफ़र रहा कि वो इतने बड़े लेजेंड बने, इतने बड़े हस्ती वो बने। ठीक है, स्टैंडफोर्ड अपॉन एवन ये उनका बर्थ प्लेस था, और कैसे वो मतलब इतने इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी बन गई, उन्हें इतना नेम और फेम मिला, और इसी प्रोसेस में उन्होंने इतने सारे सेमिनल वर्क होता है जो अपने आने वाले राइटर्स को इन्फ्लुएंस करे। सेमिनल का एग्जैक्ट मीनिंग होता है दैट स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस लेटर डेवलपमेंट्स, जो अपने बाद के आने वाले ऑथर्स को या उनकी क्रिएटिविटी को जो इन्फ्लुएंस करता है उसको सेमिनल बोला जाता है। ठीक है, तो इन्होंने ही एक तरह से आज की जो लैंग्वेज है इसका फाउंडेशन रखा था। मतलब विलियम शेक्सपियर ने इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत सारे मैक्सिम्स दिए हैं, प्रोवर्ब्स दिए हैं, मतलब मोर देन 10,000 मतलब 10,000 से प्लस इन्होंने कहावतें कही हैं या ऐसी ह्यूमन फिलॉसफी की ऐसी बातें कही हैं जो आज तक उतनी ही एप्लीकेबल है जितनी 600 या 700 साल पहले जब उन्होंने लिखा था तब था। तो इनके बारे में ये कहा जाता है कि वो पास्ट को भी जानते थे, प्रेजेंट को भी जानते थे और फ्यूचर को भी जानते थे, क्योंकि उनकी लिखी हुई चीज़ उनके पास्ट में भी उतनी ही एप्लीकेबल थी, उनके प्रेजेंट में भी थी जो आज हमारे लिए पास्ट बन चुका है, और आने वाले फ्यूचर मीन्स जो आज हमारा प्रेजेंट है उसमें भी इनकी एक एक बात इतनी एप्लीकेबल है। जो भी उन्होंने ह्यूमन फिलॉसफी के बारे में अपने प्लेस के थ्रू, अपने कैरेक्टर्स के थ्रू जो डायलॉग्स हमें दिए हैं वो आज ही उतना ही रेलिवेंट है। सो अब हम नेक्स्ट जानते हैं कि स्टेज से पहले इनकी क्या लाइफ थी। मतलब स्टेज इन द सेंस कि जब इन्होंने ड्रामा लिखना शुरू किया, इन्होंने अपनी एक्टिंग कंपनी बनाई, जब ये इनको इतना नेम, फेम, प्रोमिनेंस मिला, उससे पहले इनकी क्या लाइफ थी। तो एग्जैक्ट बर्थ डेट तो हमें इनकी पता ही नहीं है, लेकिन माना जाता है कि अप्रैल में ही हुए थे, क्योंकि उस टाइम पे इनका बैप्टाइजेशन हुआ था, इनका नामकरण हुआ था इसी महीने में। जॉन शेक्सपियर इनके फादर का नाम था, इनकी मदर का नाम था मेरी आर्डन। ठीक है, वो 8 बच्चों में से एक थे और सबसे बड़े थे, एल्डेस्ट सर्वाइविंग सन ऑफ द फैमिली। ये देखिए एक इनकी कोटेशन, अ फूल थिंक्स हिमसेल्फ टू बी वाइज बट अ वाइज मैन नोज हिमसेल्फ टू बी अ फूल। मतलब एक मूर्ख आदमी खुद को समझदार समझता है और एक समझदार आदमी हमेशा यही मानेगा कि नहीं वो कुछ नहीं जानता। ठीक है, तो ये बात आज भी उतनी ही रिलायबल है, उतनी ही एप्लीकेबल है जितनी जब मिस्टर शेक्सपियर ने लिखी थी ये बात, उसकी एप्लीकेबिलिटी तब भी उतनी ही थी और आज भी इतनी ही है। तो शेक्सपियर की जो एजुकेशन है वो किंग्स न्यू स्कूल में हुई थी। ये एक तरह का ग्रामर स्कूल था जो स्ट्रैटफोर्ड में ही था। इन्होंने बेसिक लेटिन टेक्स्ट पढ़ा था और ग्रामर पढ़ी थी, और विच वॉज स्टैंडर्डाइज अक्रॉस द कंट्री बाय रॉयल डिक्री। बाद में रॉयल अथॉरिटी ने उसको स्टैंडर्डाइज बना दिया था जो इन्होंने ग्रामर और लेटिन पढ़ी थी। ही वॉज ऑल्सो नोन टू पार्टेक इन द थिएटर। स्कूल के टाइम में भी वो थिएटर में हिस्सा लेते थे, क्योंकि ये उस टाइम का एक कस्टम था, एक रिवाज था। ठीक है, अब एक कॉमनर की तरह शेक्सपियर की जो एजुकेशन थी वो ना स्कूल तक ही चल पाई थी। उसके बाद इनका कोई रिकॉर्ड नहीं है कि इन्होंने यूनिवर्सिटी को या कॉलेज को अटेंड किया था, क्योंकि ये प्रिविलेज सिर्फ बड़े घरों के लोगों को, बड़े घरों के बच्चों को मिलता था कि वो यूनिवर्सिटी या कॉलेज अटेंड करें, क्योंकि ये एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे, तो इन्होंने कॉलेज या यूनिवर्सिटी अटेंड नहीं किया था। 1582 में इन्होंने 18 ईयर ओल्ड एन हाथवे से शादी करी थी, और जो कि अपनी शादी के टाइम पे भी 26 ईयर्स ओल्ड थी, मतलब इनसे 8 साल बड़ी थी वो। और इसके 6 महीने बाद एक इनका बेटी हुई सुजैना और हेमनेट और जूडिथ। बाद में 2 जुड़वा इनके बेटे हुए। हेमनेट की बाद में डेथ हो गई थी। तो ये हेमनेट इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि कई क्रिटिक्स ये मानते हैं जो इनका हेमलेट है
इनका जो सबसे इम्पॉर्टेंट या बहुत ज़्यादा वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लेस जो हैं उनमें से एक है ये। तो इसकी इंस्पिरेशन उन्हें हैमलेट से ही मिली थी, इसलिए इसका जिक्र बहुत ज़रूरी हो जाता है जब भी हम इनकी पर्सनल लाइफ को स्टडी करने की कोशिश करते हैं। अब इनकी एक और कोटेशन देखिए, वी नो वट वी आर बट नो नॉट वट वी मे बी। हम जानते हैं कि हम क्या हैं, बट हम क्या बन सकते हैं वो हमें भी नहीं पता। मतलब कितनी बड़ी बात है कि हमारे अंदर कितना पोटेंशियल है, कितना हमारे अंदर ताकत है, ये चीज़ हमें भी महसूस नहीं होती है। ठीक है, हम क्या हैं वो तो हम सभी जान जाते हैं, लेकिन हम क्या बन सकते हैं, कितना पोटेंशियल है, कितनी पावर है, कितनी हमारे अंदर कैलिबर है, कैपेबिलिटी है, वो हमें भी रियलाइजेशन नहीं होता है। तो जब इनके ट्विंस पैदा हुए थे 1585 में, उसके बाद में ये ना पब्लिक लाइफ से कुछ टाइम के लिए डिसअपियर हो गए थे। मतलब 1585 से लेके 1592 के बीच में ये ज़्यादा पब्लिक में नहीं आए थे, एक तरह से गुमनाम से ही हो गए थे ये। और फिर 1592 में ही ये स्टेज पे दिखने शुरू हुए। स्टेज पे इन द सेंस कि इन्होंने ड्रामा लिखना शुरू किया और अपने एक्टिंग करियर को या अपने राइटिंग करियर को इन्होंने एक्टिवली स्टार्ट किया था। तो इस जो टाइम को, ये जो 7 साल है, इन्हें शेक्सपियर्स के लोस्ट ईयर्स माना जाता है। और इस टाइम पे काफ़ी इनके बारे में ऐसी ऐसी कहानियाँ चली हैं जो वेरीफाइड नहीं है, मतलब र्यूमर्स फैले हैं इनके बारे में। उन र्यूमर्स में से एक स्टोरी है डियर पोचिंग की। मतलब जब आप एनिमल्स को इलीगल तरीके से हंटिंग करते हो उनकी, और उन्हें मतलब किलिंग एंड हंटिंग ऑफ एनिमल्स जो कि इलीगल होती है, तो इस ऐसे केस में ये फंस गए थे। ये इस तरह की कई कहानियाँ चलती हैं, बट ये जो कहानियाँ हैं ये रिलायबल नहीं है, सिर्फ लोगों की एंटरटेनमेंट के लिए लोगों ने ये क्रिएट कर दी थी, बट इसका हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है कि ये कितनी सच है और कितनी झूठ है। नेक्स्ट है करियर एंड क्रिएशन ऑफ द ग्लोब। द ग्लोब इन्होंने जो थिएटर बनाया था, कैसे उसका क्रिएशन हुआ और कैसे इन्होंने अपने करियर को धीरे धीरे डेवलप किया। सबसे पहले जो विलियम शेक्सपियर है, इन्होंने लंदन स्टेज पे अपनी अपीयरेंस दी थी, जहाँ पे ये अपने प्ले लिखते थे और परफॉर्म करते थे। और ये बात है 1592 की, क्योंकि इससे पहले 7 साल के लिए तो ये गुमनाम से ही थे। ठीक है, अब एग्जैक्ट डेट तो नहीं पता कि किस दिन से इन्होंने काम करना शुरू किया था, बट ये अराउंड 1592 के आसपास की बात है। ठीक है, लेकिन उस टाइम पे भी ये इतना फेमस हो गए थे कि न्यूज़पेपर्स में इनके बारे में आर्टिकल्स छपते थे, लोग इनको क्रिटिसाइज़ करते थे, इनका क्रिटिकल एनालिसिस किया जाता था। एज अ प्ले राइट ये इतना फेमस तो उस टाइम पे भी हो चुके थे। ठीक है, अब 1594 के बाद इनके जो प्लेस हैं वो परफॉर्म होना शुरू हुए। कौन सी कंपनी ने इनका परफॉर्मेंस शुरू किया? लॉर्ड चैम्बरलैंड्स मैन। ये एक एक्टिंग कंपनी थी, ग्रुप ऑफ पीपल था जो एक्टिंग करते थे। इन्होंने इनके प्लेस को परफॉर्म करना शुरू किया, जो बाद में लंदन की लीडिंग एक्टिंग कंपनी बन गई थी। मतलब सबसे मशहूर एक्टिंग कंपनी थी ये लंदन की। अब क्वीन एलिजाबेथ की डेथ हुई 1603 में। हम ये कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि क्वीन एलिजाबेथ का रेन था 1558 से लेके 1603 तक। 1558, 1603 या 1603, तो 1603 में इनकी डेथ हुई थी। तो इसके बाद है जो कंपनी को, इस जो ये कंपनी है लॉर्ड चैम्बरलैंड्स मैन, इनको रॉयल पेटेंट मिल गया था और इनका नाम चेंज करके किंग्समैन कर दिया। किंग्समैन क्यों? जेम्स द फर्स्ट के नाम के साथ इसका नाम किंग्समैन कर दिया, जो कि एक्टिंग कंपनी थी जो शेक्सपियर के प्लेस को बहुत ज़्यादा परफॉर्म करती थी। अब शेक्सपियर भी अपने एक ग्रुप ऑफ प्लेयर के साथ एक्टिंग उन्होंने शुरू कर दी थी अपने प्लेस में। अपना एक इन्होंने थिएटर बनाया। वो कौन सा थिएटर था? ग्लोब थिएटर। अब ये कहाँ पे बनाया इन्होंने? ऑन द रिवर थेम्स। रिवर थेम्स के किनारे पे इन्होंने अपना थिएटर बनाया। कब बनाया? 1599 में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट था इनकी लाइफ में कि इन्होंने 1599 में ग्लोब थिएटर बनाया, अपना खुद का थिएटर बनाया। इसके बाद कई सारे रिकॉर्ड हैं कि इन्होंने बहुत सारी प्रॉपर्टी परचेज़ की, कई सारे इन्वेस्टमेंट किए शेक्सपियर ने। अब इन चीज़ों से हमें पता चलता है कि ये बहुत वेल्दी, मतलब बहुत पैसे वाले बन गए थे, क्योंकि इनके प्लेस इतने फेमस हो रहे थे। तो ऑब्वियसली जब हमने पहले भी पढ़ा था कि मिडिल एजेस में या रेनेसां में, उस टाइम में जो प्ले राइट्स थे उनको इसके बदले में पैसे मिलते थे। मतलब लोग अर्न करते थे, अपनी लिविंग कमाते थे, अपनी आजीविका कमाते थे लेखन के ज़रिए। ठीक है, मिस्टर शेक्सपियर बहुत वेल्दी इंसान बन गए थे, इतने कि इन्होंने प्रॉपर्टीज़ खरीदनी शुरू कर दी थी लंदन और स्ट्रैटफोर्ड के आसपास के एरिया में अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए। और उन्होंने अपनी ज़िंदगी का ज़्यादा टाइम लंदन में ही बिताया। अब ये 1594 की बात है कि जब इनके जितने भी प्लेस थे उनमें से फर्स्ट क्वार्टर जो था, इनका क्वार्टर्स मतलब
जितना भी होता है उसका चौथा हिस्सा, उसको क्वार्टर बोलते हैं। तो 1/4 हिस्सा मतलब इनके प्ले का वो पब्लिश हो गया था तब तक, और इनकी रेपुटेशन है बहुत सॉलिड हो गई थी, बहुत मजबूत इनकी रेपुटेशन बन गई थी। और उस टाइम पे उनका नाम सेलिंग पॉइंट हो गया था, मतलब जैसे बोलते हैं ना कि इतने कॉपीज़ इसकी सोल्ड हो गई हैं या मोस्ट सोल्ड आउट बुक है ये, इस तरह से। तो मतलब ये सेलिंग पॉइंट बन गए थे उस टाइम के प्रोडक्शन में, बहुत ज़्यादा वैल्यू हो गई थी, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करी जा रही थी मिस्टर विलियम शेक्सपियर पे। अब इनसे इनको एज एन एक्टर और एज अ प्ले राइट दोनों तरह से इनको बहुत नेम फेम मिला, बहुत सक्सेस मिली। और हिज नेम वॉज पब्लिश्ड ऑन द टाइटल पेज ऑफ हिज प्लेज, मतलब ये बहुत बड़े प्रिविलेज की बात थी, क्योंकि प्ले राइट को उस टाइम पे इतनी इंपॉर्टेंस नहीं होती थी जितने की एक्टिंग कंपनीज की इंपॉर्टेंस होती थी। मैंने ये बात आपको पहले भी बताई है, इवन कि जो कॉपीराइट होते थे ना वो भी एक्टिंग कंपनी के पास ही होते थे, ना कि प्ले राइट के पास। लेकिन शेक्सपियर को इतना प्रिविलेज मिलने लगा था, यहाँ से इसकी इंपॉर्टेंस हमें समझ आती है कि इसके प्लेस के पब्लिकेशन के टाइम पे भी इसका नाम, जो इसका नेम है वो पब्लिश होता था। देखिए इसकी इनकी एक कोटेशन, लव ऑल ट्रस्ट फ्यू डू रॉन्ग टू नन। अब ये कितनी बड़ी बात है जो आज भी हमें फॉलो करनी चाहिए कि सबसे प्यार करो बट भरोसा कुछ एक पे करो जो आपके भरोसे के लायक हो, और गलत तो किसी के साथ भी मत करो। तो ये बात 600 साल पहले मिस्टर शेक्सपियर ने कही थी, बट आज भी इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है अगर हम ऐसी चीज़ों को फॉलो करें तो। नेक्स्ट है शेक्सपियर, जो अपनी ये एक्टिंग कंपनी है ग्लोब थिएटर, इनके साथ काम करते रहे 1610 के आसपास तक करते रहे। फिर ये एक तरह से इन्होंने रिटायरमेंट से ले ली थी अपने वर्क स्टेज से, लेकिन फिर भी ये जो ये थिएटर था इनका ग्लोब थिएटर, इसको सपोर्ट करते रहे, इनके लिए अपार्टमेंट्स खरीदते रहे जो इनके प्ले राइट्स थे या एक्टर्स थे जो इस ग्रुप में थे, ऑल ऑफ विच वर नियर टू द थिएटर। और जो भी इन्होंने सारी प्रॉपर्टी खरीदी है ग्लोब थिएटर के आसपास ही थी, मतलब इन्होंने खुद ने स्टेज से एक तरह से दूरी बना ली थी, इन्होंने खुद ने एक्टिंग करना छोड़ दिया था, बट फिर भी ये अपने ग्लोब थिएटर के लिए या अपनी एक्टिंग कंपनी के लिए ये पूरी तरह से उनकी हेल्प करते थे, उनके लिए बहुत सपोर्टिव थे। रिटायरमेंट एंड डेथ, शेक्सपियर ये चीज़ हमने यही कर ली है कि 1610 के अराउंड इन्होंने पब्लिक लाइफ से रिटायरमेंट ले ली थी, क्योंकि उस टाइम पे एक प्लेग फैला हुआ था जो जिसमें बहुत ही ब्यूबोनिक होता है, जिसमें माइनर से जिसमें आपको सिम्टम्स नज़र आते हैं कि फीवर है या कोल्ड है, इस तरह का कोई प्लेग फैला था। बिगेन टू सबसाइड इट्स अटैक ऑन लंडन, और लंदन पे भी इसने अपना अटैक शुरू किया था, जैसे आजकल हमारा कोविड-19 चल रहा था, तो उस टाइम प्लेग फैला था 1610 के आसपास। ये बहुत ही अनयूजुअल सा एक्ट था उस टाइम के लिए, बट फिर भी ये नहीं था कि वो लेस एक्टिव था या वो काम नहीं कर रहा था, क्योंकि उस टाइम पे जब ड्रामा पे एक तरह से बैन लग गया था इस प्लेस की वजह से, क्योंकि भीड़ इकट्ठी नहीं कर सकते थे, थिएटर्स क्लोज हो गए थे, उस टाइम पे मिस्टर शेक्सपियर ने पोइट्री लिखी, क्योंकि जब उनको परफॉर्म ही नहीं किया जा रहा है तो लिखना भी इन्होंने छोड़ दिया था, तो उस टाइम पे इन्होंने पोइट्री क्रिएट की थी और प्लेस भी लिखे। प्लेस कैसे लिखे थे, ये एक तो एक्टिव रहे थे उस टाइम पे, इन्होंने क्या किया, ये फ्रीक्वेंटली विजिट करते रहे लंदन को, और बाकी सारे प्ले राइट्स के साथ मिलके ये प्ले लिखने लगे। इन्होंने किन किन के साथ कोलैबोरेशन करी, जॉन फ्लेचर के साथ, और इनके सन इन लॉ थे जॉन हॉल, जिसने इनकी बेटी सुजैना से शादी करी थी 1607 में। तो ये इस तरह से ये थोड़ा सा एक्टिव रहे थे उस टाइम पे। ये एक्टिव ड्रामेटिस्ट थे और राइटर थे 1613 तक, मतलब 1613 तक इन्होंने अपनी जो राइटिंग का काम था वो किया। फिर इसके बाद जितने भी ग्रेट वर्क्स थे वो इनके इस टाइम पे फिनिश हो गए ऑलमोस्ट, मतलब इसके बाद इन्होंने नहीं लिखा। फिर इन्होंने अपनी लाइफ का जो टाइम है स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन, जो इनका बर्थ प्लेस है, वहाँ इन्होंने अपना टाइम है जो स्पेंड किया, और उस टाइम उनके पास में सेकंड लार्जेस्ट होम था इस टाउन का, मतलब जो सबसे बड़े दूसरे नंबर का सबसे बड़ा घर था इनके और इनकी फैमिली के पास, जो कौन सी सिटी में, स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन में, जो इनका बर्थ प्लेस था वहाँ पे। तो इस बात से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैसे एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करने के बाद भी अपने टैलेंट का यूज़ करके कितनी ऊंचाइयों पे मिस्टर शेक्सपियर पहुँचे थे, और कितना फाइनेंशियली इनकी कंडीशन कितनी वेल टू डू थी। ठीक है, सो नेक्स्ट है, जैसे इनकी कोटेशन देखिए, सम आर बोर्न ग्रेट, सम अचीव ग्रेटनेस एंड सम हैव ग्रेटनेस थ्रस्ट अपॉन देम। ठीक है,
कुछ लोग पैदा ही ग्रेट होते हैं, मतलब कुछ लोगों ऐसी फैमिलीज़ में होते हैं कि पैदा होते हैं सिल्वर स्पून के साथ पैदा होते हैं कि उन्हें अपॉर्चुनिटीज़ अपने आप मिलती हैं। कुछ ग्रेटनेस को अचीव करते हैं, मतलब उनके खुद के एफर्ट्स बहुत होते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन पे ग्रेटनेस थोपी जाती है। ठीक है, तो ये है वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कोटेशंस बाय मिस्टर विलियम शेक्सपियर। अब देखिए विलियम शेक्सपियर की डेथ कब हुई? 23 अप्रैल 1616, और इन्हें होली ट्रिनिटी चर्च में बरी किया गया था 2 दिन बाद, मतलब 25 अप्रैल को, विद द कर्स रिटन ऑन हिज टॉम्बस्टोन टू वार्ड ऑफ दोज हु वुड डिस्टर्ब हिज बोन्स। ही वॉज 52 ईयर्स ओल्ड एट द टाइम ऑफ हिज डेथ। वो 52 ईयर्स के थे एंड वॉज सर्वाइव्ड बाय हिज लाइफ, और उस टाइम पे उनकी वाइफ थी एना और उनके 2 बच्चे थे। देर आर नो डायरेक्ट डिसेंडेंट्स फ्रॉम शेक्सपियर्स लाइन एज बोथ डॉटर्स हैड चिल्ड्रन हु डिड नॉट मेक इट टू अडल्टहुड। क्योंकि डायरेक्ट डिसेंडेंट्स नहीं थे, मतलब जो उनकी बेटियां थी उनके बच्चे पैदा हुए लेकिन वो अडल्टहुड तक भी नहीं पहुंच पाए, मतलब वो ज़िंदा नहीं रह पाए, तो इसलिए ये कहा गया है कि इनके डायरेक्ट डिसेंडेंट्स नहीं थे, या डिसेंडेंट्स होता है इनके ऑफस्प्रिंग नहीं थे। ठीक है, तो ये था मिस्टर विलियम शेक्सपियर की पर्सनल लाइफ के बारे में। सो आई थिंक दिस इज़ इनफ फॉर दिस वीडियो। इनके बाकी वर्क्स क्या थे या इनकी इंपॉर्टेंस क्या थी, इंपॉर्टेंट इनके प्लेयर्स कौन से थे, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं एज अ प्ले राइट, एज अ पोइट, वो हम हमारी फर्दर वीडियोज़ में करेंगे। सो टिल देन कीप लर्निंग, keep growing and keep loving literature.